हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट काफी मिनिमम रखी गई है ताकि इससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी पेमेंट लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग जो प्रोबेबिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं वो है बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, लाइक डेफिनेशन, कीवर्ड्स। तो उसके बाद हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे बाय यूजिंग प्रीवियस ईयर नेट गेट जो क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पर हमने सारे कंसेप्ट्स को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर टीआई एफआर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन्ड। मतलब हम एक डाइस को उछालते जा रहे हैं तब तक उछालते रहेंगे जब तक कि आपको 6 ना मिल जाए। जैसे ही 6 मिलेगा तो वही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेसिकली x एक इवेंट है जो डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ टॉसेस आपने किए या फिर कितने बार आपने उस डाइस को उछाला। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी p की बात करें, सक्सेस की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी p है मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आप कह सकते हो q, जो कि 1 - p भी आप कह सकते थे, दैट इज 5/6। मतलब कि डाइस में अगर 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आएगा तो वो हमारा फेलियर है और उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी, और अगर 6 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हमारे जो नंबर ऑफ टॉसेस होंगे वो 3 होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर आपके नंबर ऑफ टॉसेस 3 होने वाले हैं तो इसका मतलब जो पहले वाले टॉस पे आया होगा वो 6 के अलावा कोई नंबर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी। दूसरे टॉस पर भी 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 5/6 होगी। लास्ट में हमें 6 मिला होगा क्योंकि टोटल x 3 है, तो मतलब लास्ट में 6 मिल गया होगा, तभी हमारा जो टॉस है वो खत्म होगा। क्योंकि अंटिल 6, जब तक 6 नहीं आएगा तब तक हम लोग अपना टॉस करना बंद नहीं करेंगे। तो x3 का मतलब लास्ट 3 टाइम पे हमें 6 मिला है, बाकी पहले उससे पहले कोई और नंबर आया है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 5/6 लास्ट में 1/6, तो इसको हम कह सकते हैं 25/216। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन पार्ट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब x जो है वो आपको 3 या 3 से अधिक टॉसेस करने पड़ेंगे ताकि आपको 6 मिले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसको आप सॉल्व करने के लिए आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू 6 इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी अगर हम 3 से कम की निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर दें वो भी एक ही बात है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हम चाहते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो उसको हम कह सकते हैं 1 माइनस x हमारा लेस देन 3 हो। और लेस देन 3 की दो वैल्यूज हो सकती हैं, x1 भी हो सकता है और x2 भी हो सकता है। तो 1 माइनस x1 का मतलब पहले ही केस में हमें 6 मिल गया, दैट इज 1/6 हो जाएगा। और x2 का मतलब पहले केस में तो कुछ और नंबर आया लेकिन दूसरे केस में हमें 6 मिल गया, तो 5/6 इंटू 1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25/36। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25/36। लास्ट क्वेश्चन जो कि इसी सेम कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसमें पूछा गया है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x इज मोर देन इक्वल टू 6। हमें x के 6 से या 6 के बराबर होने की, 6 से ज्यादा या 6 से बराबर होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, और आपको दे रखा है कि x जो है वो 3 से ज्यादा है। गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ f निकालेंगे। f का मतलब जो टोटल गिवन कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसको आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 3। और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3 को हम कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3। और x लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए x1 का मतलब पहले केस में हमें 6 मिल गया, x2 का मतलब पहले केस में हमें कुछ और नंबर मिला, दूसरे केस में 6 मिला, और x3 का मतलब हमें लास्ट केस में 6 मिला है। तो इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f मतलब x ग्रेटर देन 3, ये आपको मिल जाएगा 125/216।
ये तो हुआ f की प्रोबेबिलिटी जो कि गिवन कंडीशन थी। अब हम निकालना चाहेंगे प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसको हम ई इवेंट कह सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को, और इसको f इवेंट कह सकते हैं जिसमें हम कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 3। तो हम इनका इंटरसेक्शन निकालना चाहेंगे। इंटरसेक्शन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट e इंटरसेक्शन f। अब अगर हम f की बात करते हैं तो जब 3 से बड़ा है और e की बात है कि वो 6 से बड़ा या बराबर है, तो बेसिकली इस f इवेंट के अंदर e वाले इवेंट्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली ये e है वही इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, बिकॉज e इज अ सबसेट ऑफ इस f सेट का जो सबसेट है वो e होगा। तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ e से ही इंडिकेट कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ e क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अभी हमारी टास्क होगी इस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी निकालना। इसको कैसे निकाल सकते हैं? ग्रेटर देन 6 का मतलब वो 6 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, इस तरीके से कितने नंबर्स तक भी हो सकता है, बेसिकली इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जब 6 होगा तो मतलब पहले जो 5 केसेस होंगे उसमें 5/6 प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो 5/6 टू द पावर 5 इंटू 1/6। अगर 7 होगा तो 6 जो प्रीवियस केसेस हैं वहां पे 5/6 प्रोबेबिलिटी होगी, और लास्ट जो 7th केस है वहां पे 1/6 होगी। इस तरीके से आप एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं जिसमें 5/6 टू द पावर 5 इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू द पावर 6 इंटू 1/6, 5/6 टू द पावर 7 इंटू 1/6। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इस सीरीज में से आप ये जो पहला टर्म है इसे कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा ब्रैकेट में 1 प्लस 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल क्यूब एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की अगर हम बात करें a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट इंफिनिटी तक अगर जाता है, और ये जो कॉमन रेशियो है r अगर ये लेस देन 1 होता है, तो हम इसका समेशन लिख सकते हैं। इसका इनफाइनाइट सीरीज का सम जो आता है वो आता है a बाई 1 माइनस r। a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो। तो इस केस में भी हमारा जो r है वो 5/6 है जो कि 1 से कम है, तो हम सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करके इस पूरी सीरीज का सम लिख सकते हैं। तो सम हो जाएगा हमारे पास a 1 है तो 1 अपॉन 1 माइनस r 5/6 है, ये आपके पास सम हो जाएगा। बाहर के जो प्रोडक्ट है वो है 5/6 टू द पावर 5 इंटू 1/6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन f आपको मिल जाएगा 5/6 टू द पावर 5। अब हम निकालना चाहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमसे पूछा गया था द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 3। अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाली 5/6 टू द पावर 5, और f की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली 125/216। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 25/36। तो इसका आंसर भी आपके पास हो जाएगा डी 25/36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक रैंडम नंबर जनरेटर है जो नंबर्स को जनरेट करता है रैंडमली, और उसका आउटकम होता है +1 या -1। हमेशा वो या तो +1 जनरेट करेगा या -1 जनरेट करेगा, लेकिन उनके प्लस और -1 जनरेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अब आफ्टर इट रन हमने इसको 6 बार चलाया तो उससे 6 नंबर्स आए, +1 -1 +1 -1, कोई भी सीक्वेंस जनरेट हो सकता है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द आंसर्स जनरेटेड इज 0। मींस जो हमारे आंसर्स आएंगे उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो वो सम 0 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब 0 होने का मतलब हमारे जितने प्लस के 1 होंगे उतने ही माइनस के 1 होने चाहिए। तो टोटल 6 टाइम्स हमने अगर इसको रन किया है तो हमारे 3 प्लस के हैं तो 3 ही माइनस के भी 1 होने चाहिए। +1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, -1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, क्योंकि दीज आर इक्वल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स और इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर हम अपने सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस का मतलब हमारा टोटल 6 बार हम लोगों ने इसको जनरेटर को चलाया है, नंबर जनरेटर को, और इसमें आउटकम इसका या तो +1 आएगा या -1 आएगा, तो दो ही आउटकम्स पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम 6 टाइम्स में बात करेंगे तो वो 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। फर्स्ट केस में 2 आ सकते हैं केसेस, सेकंड केस में भी 2 पॉसिबिलिटीज है, थर्ड केस में भी 2 पॉसिबिलिटीज, ऐसे सारे केसेस में 2 पॉसिबिलिटीज है, तो 2 टू दी पावर 6। अब देखिए हम चाहते हैं सम 0 हो। सम 0 का मतलब नंबर ऑफ +1 भी 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ -1 भी 3 होने चाहिए। तो मान लीजिए +1 को हम p से इंडिकेट करते हैं और -1 को हम q से इंडिकेट करते हैं, तो बेसिकली जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा p p p q q q। अब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब p पहले भी आ सकता है, p q p q p q भी हो सकता है, लेकिन
टोटल नंबर ऑफ पी और टोटल नंबर ऑफ क्यू 3 रहने वाले हैं। अब इसका अगर आप टोटल नंबर ऑफ केसेस देखेंगे कि टोटल 3p हो 3q हो, तो उसको आप कह सकते हैं टोटल 6 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल नंबर 6 फैक्टोरियल है, डिवाइड बाय रिपीटिशंस। तो p हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है तो हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, q भी हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसको भी हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को आप कह सकते हैं 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, तो उसमें से एक 3 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाएगा और इस 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 3 into 2 into 1। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो मिलेंगे वो होगा 20। मींस इस रैंडम नंबर जनरेटर में जब हम 6 बार रन करेंगे तो ऐसे 20 केसेस होंगे जहां पर हमारा सम 0 आने वाला है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस 20 हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 to the power 6 हैं। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी विल बी 5/16। आंसर विल बी सी। अभी हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारे आज के टेलीग्राम चैनल में हमने एज ए एडवांस लेवल क्वेश्चन डाला था, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक चेस बोर्ड है। यहाँ पे वैसे चेस बोर्ड 8x8 का होता है, मैंने सिंपलिसिटी के लिए इसको थोड़ा छोटा रखा है। तो ये चेस बोर्ड है जिसमें हमें हर जो सेल्स हैं उनको नंबर किया गया है बॉटम लेफ्ट से। ये 1 1 है, ये 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से ऐसे ऊपर जाएंगे तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें सारे नंबरिंग्स हैं। अब आपसे कहा गया है कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन से या तो राइट में जा सकते हो या फिर टॉप पे जा सकते हो, राइट या टॉप, यही दो केस पॉसिबल है आपके पास। तो पूछा गया है कि कितने पाथ होंगे, कितने रास्ते होंगे इस 1 1 लोकेशन से इस 5 5 लोकेशन पर पहुंचने के लिए। मतलब इस स्टार्टिंग लोकेशन से 5 5 लोकेशन पर पहुंचने के लिए आपके पास कितने रास्ते पॉसिबल हैं, कितने तरीके से आप वहां पे पहुंच सकते हो, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको 1 1 लोकेशन टू 5 5 लोकेशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको 1 1 से 2 2 पे जाना है। तो अगर आपको 1 1 से 2 2 पे जाना है तो आप क्या कर सकते हो? पहले 1 1 से 1 2 पे जाओगे, उसके बाद 1 2 से 2 2 पे जाओगे, या फिर आप कर सकते थे 1 1 से 2 1 पे जाते, उसके बाद 2 1 से 2 2 पे। तो बेसिकली 1 1 से 2 2 पे जाने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं, आइदर आप ऐसे जाइए और आप ऐसे जाइए। सिमिलरली अगर आप 2 2 से 3 3 पे जाएंगे, सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर से दो ही रास्ते होंगे। तो बेसिकली ऑल अल्टरनेट पॉइंट्स मींस 1 1 से 2 2 पे जाओ, या 2 2 से 3 3 पे, या फिर 3 3 से 4 4 पे, या फिर 4 4 से 5 5 पे, आपके पास दो ही रास्ते पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको 1 1 से 3 3 पे जाना हो, तब क्या होगा? अब 1 1 से 3 3 पे जाने के लिए आप कैसे चेक करोगे? पहला आप देख सकते हो कि पहले आप 1 1 से 2 2 पे गए और उसके बाद 2 2 से 3 3 पे जा रहे हो। तो एक केस तो ऐसा हो सकता है कि बीच में आपके पास 2 2 आना चाहिए, और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि 2 2 आपके पास ना आए, आप डायरेक्टली 3 3 पे पहुंच रहे हो। तो अगर 2 2 बीच में आता है तो देखिए 1 1 से 2 2 पे अगर आप जाओगे तो दो पॉसिबल केसेस हैं, और 2 2 से 3 3 पे जाओगे फिर से दो पॉसिबल केसेस हैं। तो टोटल केसेस अगर आप इस रास्ते के थ्रू जाओगे तो आपको 4 ऐसे रास्ते मिल सकते हैं। और अगर आपको 3 3 पे पहुंचना है लेकिन 2 2 बीच में नहीं आना चाहिए, ये पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो आपके पास क्या पॉसिबल केस होगा? आप 1 1 से 1 2 जाओगे, 1 2 से 1 3 जाओगे, और उसके बाद ऊपर जा सकते हो 2 3 और ये 3 3। तो एक रास्ता इस तरीके से जा सकता है और एक रास्ता इस तरीके से। तो दो रास्ते पॉसिबल हैं जहां पे 2 2 नहीं आना चाहिए। तो दो केस ऐसे पॉसिबल हैं और दो केस 4 केस इधर से पॉसिबल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 6 केसेस होंगे फॉर 1 1 से 3 3 पे जाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम 1 1 से 4 4 पर जाना चाहते हैं, तो 1 1 से 4 4 पर आप कैसे जा सकते हो? पहले आप 1 1 से 3 3 पे जाओ और फिर 3 3 से 4 4 पे जाओ। तो 1 1 से 3 3 पे जाने के लिए आपके पास 6 केस पॉसिबल हैं, और 3 3 से 4 4 पे जाने के लिए 2 केस पॉसिबल हैं। तो टोटल 12 केस हो गए। एक केस ऐसा हो सकता है कि आप 3 3 को इग्नोर कर दो कि ये हमारे पास नहीं आना चाहिए, तो आप पहले 1 1 से 2 2 पे जा रहे हो और फिर 2 2 से 4 4 पे जा रहे हो। तो जब 1 1 से 2 2 पे जाएंगे तो दो केस पॉसिबल है, और 2 2 से 4 4 पर जाना है लेकिन 3 3 बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये अगर हम इग्नोर करेंगे तो देखिए एक रास्ता इधर से पॉसिबल है और एक रास्ता इधर से पॉसिबल है। तो दो रास्ते पॉसिबल है 2 2 से 4 4 पे जाने के लिए, और ये दो ही रास्ते थे 1 1 से 2 2 के लिए। तो टोटल 1 1 से 4 4 पर जाना थ्रू 2 2 एक्सक्लूडिंग 3 3, हमारे पास 4 केसेस होंगे। नेक्स्ट अब हम 1 1 से डायरेक्टली 4 4 पर जाना चाहते हैं, ना 2 2 आना चाहिए बीच में और ना ही 3 3 आना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें इग्नोर करने पड़ेंगे। तो एक रास्ता इस तरीके से जा सकता है
और एक रास्ता इस तरीके से। तो बेसिकली अगर आप राइट साइड में स्टार्ट करोगे तो आपके पास 2 रास्ते पॉसिबल हैं, और उसी तरीके से अगर आप टॉप साइड में स्टार्ट करोगे तो तब भी 2 ही केस पॉसिबल होंगे। तो टोटल 4 केस ऐसे होंगे जिसमें आप 1-1 से 4-4 पे जा सकते हो, जिसमें बीच में 2-2 भी नहीं आएगा और 3-3 भी नहीं आएगा। तो टोटल रास्ते अगर हमें 1-1 से 4-4 के लिए चेक करने तो इन सबको ऐड करना होगा। तो 12 + 4 + 4 दैट इज 20। तो 20 रास्ते ऐसे होंगे जिसमें आप 1-1 से 4-4 की तरफ पहुंच सकते हो। अब हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हमें 1-1 से 5-5 तक पहुंचना होगा, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन था। तो 1-1 से 5-5 पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये चीजें हमें पता है, 1-1 से 2-2 के लिए 2 रास्ते हैं, 1-1 से 3-3 के लिए 6 रास्ते हैं, और 1-1 से 4-4 के लिए 20 रास्ते हैं। तो सबसे पहले हम 1-1 से 4-4 पर जाते हैं और 4-4 से फिर 5-5 पे जाएंगे। बेसिकली यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पे। तो 4-4 से 5-5 के 2 रास्ते होते हैं और 1-1 से 4-4 के 20 रास्ते अभी हम निकाल चुके हैं। तो बेसिकली 40 ऐसे रास्ते होंगे हमारे पास जिससे हम 1-1 से 5-5 पहुंच सकते हैं, बीच में जहां पे 4-4 आता है। नेक्स्ट केस देखिए जिसमें 4-4 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो 1-1 से पहले 3-3 पे गए जिसके 6 रास्ते हैं, और फिर 3-3 से हम 5-5 पे जा रहे हैं एक्सक्लूडिंग दिस 4-4, मतलब 4-4 नहीं आना चाहिए। तो एक रास्ता ऐसे हो सकता है, एक रास्ता ऐसे हो सकता है। तो बेसिकली 2 रास्ते पॉसिबल हैं। तो टोटल अगर हम रास्ते देखेंगे 1-1 से 5-5 पे जाने के लिए, जिसमें 4-4 बीच में नहीं आएगा और 3-3 बीच में आना चाहिए, तो ऐसा 12 केस पॉसिबल है। फिर देखिए आप 1-1 से पहले 2-2 पे जाते हो, फिर 2-2 से आप 5-5 पे जाना चाहते हो, लेकिन बीच में 3-3 और 4-4 को आप एक्सक्लूड कर रहे हो। तो देखो ये पॉइंट नहीं आना चाहिए, ये पॉइंट भी नहीं आना चाहिए। तो 2-2 से अगर आपको 5-5 जाना है तो एक ऐसे रास्ता पॉसिबल है और एक ऐसे रास्ता पॉसिबल है। बेसिकली इस साइड में जाने पर 2 रास्ते पॉसिबल है, इस साइड में जाने पर भी 2 रास्ते पॉसिबल है। तो टोटल 4 रास्ते होंगे 2-2 से 5-5 जाने के लिए, और 1-1 से 2-2 जाने के लिए 2 रास्ते ऑलरेडी पॉसिबल है। तो टोटल 8 रास्ते हो गए। तो हमें मिला 1-1 से 4-4 के थ्रू अगर 5-5 पे जाते हैं तो 40 रास्ते, 1-1 से 3-3 के थ्रू अगर 5-5 पे जाते हैं एक्सक्लूडिंग 4-4 तो 12 रास्ते, और 2-2 के थ्रू 5-5 पे जाएं 3-3 और 4-4 को हटाते हुए तो 8 रास्ते। एक केस ऐसा हो सकता है कि हमें ना 2-2 मिले, ना 3-3 मिले, ना 4-4 मिले। बेसिकली ये डायगोनल एलिमेंट्स बीच में आए ही ना, डायरेक्टली आप 1-1 से 5-5 पहुंचो। तो उसके लिए आप क्या देख सकते हो? इधर जाएंगे तो ऐसे एक रास्ता ऐसे हो सकता है, दूसरा रास्ता ऐसे हो सकता है, तीसरा रास्ता ऐसे हो सकता है, चौथा रास्ता ऐसे हो सकता है, और 5वां रास्ता ऐसे। मीन्स अगर आप राइट साइड में स्टार्ट करोगे तो 5 रास्ते होंगे, और टॉप साइड में स्टार्ट करोगे तो भी 5 रास्ते होंगे। तो टोटल 10 रास्ते ऐसे होंगे जिसमें आप डायरेक्टली 1-1 से 5-5 जा सकते हो। तो टोटल अगर हमें 1-1 से 5-5 जाने के लिए रास्ते काउंट करने तो इन सबको ऐड कर देंगे। तो 40 + 12 + 8 + 10, तो ये आपके पास 70 होगा। तो बेसिकली 70 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आज के इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस TIFR के डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।